नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आने वाले सप्ताह में कोविड जांच क्षमता 10 लाख प्रतिदिन करने के प्रयास जारी। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में नई स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करने और वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ाया। वस्तु और सेवा कर गुप्तचर महानिदेशालय ने 600 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी मामले में 3 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज बाघों की गणना पर भारत के प्रयासों के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का लोकार्पण करेंगे। और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 29 और 30 जुलाई को मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। समाचार प्रभात के इस अंक में मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार द्वारा समय पर उठाए गए कदमों के कारण ही कोरोना से निपटने के मामले में आज कई अन्य देशों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है। आज हमारे देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु बड़े बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है। वहीं हमारे यहाँ रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है और दिनों दिन सुधार भी हो रहा है। श्री मोदी ने कल 3 उन्नत जांच प्रयोगशालाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करते हुए कहा कि ये प्रयोगशालाएं राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की कोलकाता, मुंबई और नोएडा शाखाओं में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं से देश में लगभग 10,000 अतिरिक्त जांच की जा सकेंगी। हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी से पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और ताकत मिलने वाली है। अब तीनों जगह टेस्ट की जो उपलब्ध कैपेसिटी है उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। अब इन शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोरोना की समस्या शुरू होते ही 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई थी। श्री मोदी ने कहा कि अब देश में 11,000 से ज्यादा कोविड आरोग्य केंद्र, 11 लाख से अधिक पृथकवास बिस्तर और 1,300 प्रयोगशालाएं हैं। इस समय देश में प्रतिदिन 5 लाख से ज्यादा जांच की जा रही हैं, जिसे बढ़ाकर 10 लाख करने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट मैन्युफैक्चरर है। सिर्फ 6 महीना पहले देश में एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चरर नहीं था। आज 1200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हर रोज 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट बना रहे हैं। एक समय भारत N95 मास्क भी बाहर से ही मंगवाता था। आज भारत में 3 लाख से ज्यादा N95 मास्क हर रोज बन रहे हैं। आज भारत में हर साल 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी विकसित हो चुकी है। इस दौरान मेडिकल ऑक्सीजन सिलिंडर्स के प्रोडक्शन में भी काफी मात्रा में वृद्धि की गई है। सभी के इन सामूहिक प्रयासों की वजह से आज न सिर्फ लोगों का जीवन बच रहा है, बल्कि जो चीजें हम आयात करते थे, अब देश उनका एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण इलाकों के मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाने और नई सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पैरा मेडिकल कर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोरोना की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था से नए और सेवानिवृत्त पेशेवरों को जोड़ने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने लोगों को सचेत किया कि वे त्योहारों के दौरान सतर्क रहें ताकि संक्रमण न फैले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभ गरीबों तक सही समय पर पहुंचने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना का टीका विकसित होने तक लोगों को 2 गज की दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने के दिशा निर्देशों का पालन करना ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नई स्वास्थ्य व्यवस्था का भौतिक ढांचा विकसित करने के अलावा देश ने मानव संसाधनों के प्रबंधन में भी तेजी से बढ़ोतरी की है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार ने देश के प्रत्येक जिले में कोविड परीक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 6 महीने पहले कोविड-19 के परीक्षण के लिए महाराष्ट्र के पुणे में केवल एक प्रयोगशाला थी, जबकि आज देश में 1300 से अधिक परीक्षण केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश की 97% आबादी की इन परीक्षण प्रयोगशालाओं तक पहुंच है। उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने नए परीक्षण और इलाज की तकनीकों को तेजी से मंजूरी देने के लिए देशभर में 24 स्थानों पर मान्यता केंद्र शुरू किए हैं। भारत ने एक दिन में 5 लाख से अधिक कोविड-19 नमूनों की जांच का नया रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न जांच केंद्रों में 5,15,472 कोविड-19 नमूनों की जांच की गई। अब तक देश भर में 1,68,06,803 नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 9 लाख को पार कर गई है। स्वस्थ होने की दर अब 63.92% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.28% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक दिन में 31,991 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 9,17,568 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में कुल 49,931 लोग संक्रमित हुए। इनकी कुल संख्या अब तक 14,35,453 हो गई है। इनमें से 4,85,114 मरीजों का उपचार जारी है। एक दिन में 708 लोगों की मृत्यु के साथ ही कोविड से मृतकों की संख्या बढ़कर 32,771 हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि शहर में कल एक दिन में कोविड संक्रमण के कुल 613 नए रोगियों की पुष्टि हुई। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 1,31,219 हुई है। इनमें से अधिकतर रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और 10,994 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली सरकार ने बताया कि 1,16,372 कोरोना संक्रमित पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और राजधानी में स्वस्थ होने की दर 88.68% तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कल 1,06,962 कोविड जांच की गई। इस तरह उत्तर प्रदेश एक दिन में 1 लाख से अधिक टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 3,578 नए मामले सामने आए। 42,000 से अधिक मरीज अब तक पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पुष्ट मामलों की दर लगभग 4% है, जो कि देश में बहुत से राज्यों से काफी कम है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने हॉट स्पॉट इलाकों में लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में लॉकडाउन 1 सप्ताह तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सभी जिला कलेक्टरों को स्थिति की समीक्षा के बाद लॉकडाउन को जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टरों को हॉट स्पॉट इलाकों में लॉकडाउन के नियमों को कड़ाई से पालन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में 22 जुलाई से लॉकडाउन लागू है। बिहार में कोविड-19 संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,192 नए मामले आने से राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 41,111 हो गई है। बिहार में स्वस्थ होने की दर 68% हो गई है। अब तक राज्य में 4,70,000 से अधिक लोगों की जांच की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के सभी 38 जिले कोरोना की चपेट में हैं। पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिलों में 11,000 से अधिक कोरोना के मामले उजागर हुए हैं। इसे देखते हुए इन जिलों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है। पिछले 5 दिनों में 10,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। राज्य सरकार ने टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है। अब प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रैपिड एंटीजन किट से जांच किए जा रहे हैं। इस बीच कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए 14 जुलाई से बंद राज्य की सभी निचली अदालतें 3 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। इधर मध्य प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से बचाने और सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर के चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं खुली पुस्तक प्रणाली के माध्यम से कराई जाएंगी।
इसी तरह से स्नातक के प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा इसके साथ ही स्नातकोत्तर स्तर के दूसरे सेमेस्टर की पिछली परीक्षाओं के परिणाम और इस सत्र के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। ओपन बुक परीक्षा पद्धति में परीक्षार्थी अपने घर में ही रहकर उत्तर पुस्तिका लिख सकेंगे। इन विद्यार्थियों को उनकी लॉगिन आईडी और निर्धारित वेबसाइट पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं डाक और ईमेल द्वारा भेजने की सुविधा भी होगी। इन परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम गत वर्षों के प्राप्तांकों का 50% वेटेज तथा ओपन बुक परीक्षा के प्राप्तांकों का 50% वेटेज देते हुए घोषित किए जाएंगे। इन परीक्षाओं में 5,71,000 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इस बीच मध्य प्रदेश में 789 नए कोरोना वायरस मरीज मिलने के साथ ही राज्य में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 28,589 हो गई है। वहीं एक दिन में संक्रमण के शिकार 9 लोगों की मृत्यु के साथ ही इस महामारी के कारण अब तक 820 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में अस्पतालों से 659 कोरोना वायरस रोगियों को छुट्टी मिली है। इसके फलस्वरूप राज्य में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 19,791 हो गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1052 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 56,875 हो गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार कल 22 रोगियों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 2,348 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर 72.75% हो गई है। संक्रमण के कल सामने आए 1052 नए मामलों में से सबसे अधिक 204 मामले सूरत शहर से रिकॉर्ड हुए, जबकि अहमदाबाद शहर से 144 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल 13,146 सक्रिय मामलों में से 81 मरीजों की स्थिति गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 1015 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 41,380 हो गई है। राज्य में अब तक 6,67,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 25,474 लोगों का परीक्षण पिछले 24 घंटों में किया गया। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने 18 और क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। इन क्षेत्रों में आज सुबह से घर घर स्वास्थ्य जांच और परीक्षण अभियान चलाया जाएगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद में कोविड-19 की रोकथाम के लिए कोविड अस्पतालों के लिए समर्पित मोबाइल वैन ओपीडी जैसी राज्य सरकार की पहल की सराहना की है। हमारी अहमदाबाद संवाददाता ने बताया है कि प्रबंध संस्थान ने गुजरात में कोविड-19 महामारी प्रबंधन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में महामारी के दौरान गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई अन्न ब्रह्म योजना, हाइड्रोजन बलून आधारित निगरानी, कोविड-19 स्थिति पर निगरानी के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, सक्रिय जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल जैसी विभिन्न पहलों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वेक्षण में सहभागी हुए 2,380 से अधिक नागरिकों में से लगभग 80% लोग कोविड-19 महामारी के दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व के साथ संतुष्ट है। इसी तरह प्रतिशत के 70% स्वास्थ्य कर्मचारी इस आपदा से निपटने में मुख्यमंत्री से मिल रहे सहयोग से संतुष्ट है। सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 53% स्वास्थ्य कार्यकर्ता और 51% प्रशासनिक कर्मचारी मुख्यमंत्री के नेतृत्व को बेहतर मानते हैं। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 244 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राज्य के नगर निगमों को 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 100 करोड़ रुपए राज्य के स्वास्थ्य विभाग को और 11 करोड़ 80 लाख रुपए दवाओं की खरीद पर खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से 11 कोरोना योद्धाओं के निकट संबंधियों को राहत सहायता दी गई है। 6 करोड़ 87 लाख रुपए श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने घर जाने वाले मजदूरों पर खर्च किए गए हैं। मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन को फेविपिराविर टैबलेट को 33 करोड़ 92 लाख रुपए फेविपिराविर टैबलेट खरीदने के लिए दिए गए हैं। असम में कल कोविड संक्रमण से 7 मरीजों की मृत्यु हुई। स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि अब राज्य में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 86 हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,348 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमण के सक्रिय मामले 8,085 हो गए हैं। इस बीच असम सरकार ने गुवाहाटी में 60 और जांच केंद्र शुरू किए हैं।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य सरकार सभी अस्पतालों को महात्मा ज्योतिबा फुले स्वास्थ्य योजना के तहत पीपीई किट और मास्क उपलब्ध कराएगी। सरकार के इस कदम से पीपीई किट खरीदने वाले सभी कोविड-19 रोगियों को लाभ पहुंचेगा। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य में समेकित कोविड-19 उपचार नियम लागू करने को कहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य अधिकारियों को एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा धाराओं पर चर्चा करके कोरोना वायरस संक्रमण पर एक सर्वसामायिक उपचार प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया है। विभिन्न चिकित्सा धाराओं के सहायक चिकित्सकों ने कल सीएम के समक्ष कोरोना संक्रमण के उपचार के विकल्पों के बारे में चर्चा की। सीएम ठाकरे ने कहा कि राज्य टास्क फोर्स के लिए निर्देशों के 2 सेट बनाए जा सकते हैं जो उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए जारी करेंगे। सीएम के निर्देश के अनुसार रोकथाम और उपचार 2 श्रेणियां होंगी जिनमें विभिन्न उपचार विधि शामिल किए जाएंगे। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आने वाले सप्ताह में कोविड जांच क्षमता 10 लाख प्रतिदिन करने के प्रयास जारी। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में नई स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करने और वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ाया। वस्तु और सेवा कर गुप्तचर महानिदेशालय ने 600 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी मामले में 3 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज बाघों की गणना पर भारत के प्रयासों के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का लोकार्पण करेंगे। और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 29 और 30 जुलाई को मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वस्तु और सेवाकर गुप्तचर महानिदेशालय ने 600 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी मामले में 3 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फॉर्च्यून ग्राफिक्स लिमिटेड, रीमा पॉलीकैम प्राइवेट लिमिटेड और गणपति इंटरप्राइजेज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये कंपनियां बिना किसी वास्तविक माल आपूर्ति के चालान जारी करने की गतिविधियों में लिप्त पाई गई थीं। आईजीएसटी का दावा करने वाले धोखेबाज के लिए कई निर्यातकों के खिलाफ अयोग्य आईटीसी के दम पर धन वापसी का दावा किया गया था। जीएसटी कानून के अंतर्गत अपराध में शामिल होने के कारण मामले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आर्थिक परिदृश्य में मौजूदा परिवर्तन से देश की अर्थव्यवस्था को दिशा मिलेगी। भारतीय उद्योग परिसंघ की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में श्री दास ने कहा कि देश में हो रहे 5 प्रमुख बदलावों को ठोस रूप देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी और आने वाले दिनों में ये एक शांत क्रांति का रूप लेगी। श्री दास ने कृषि क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, विश्व मूल श्रृंखला तथा बुनियादी ढांचे को ऐसे 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया है जो अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होंगे। केंद्र सरकार ने मार्च 2020 के लिए राज्यों को वस्तु और सेवाकर जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 13,806 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसे मिलाकर पिछले वित्त वर्ष के लिए जीएसटी की पूरी क्षतिपूर्ति राशि जारी हो गई है। वर्ष 2019-20 में जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 1,65,302 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसी अवधि में उपकर का संग्रहण 95,444 करोड़ रुपए रहा। सरकार ने वर्ष 2017-18 और 18-19 में संग्रहित किए गए उपकर की बची राशि का इस्तेमाल वर्ष 2019-20 की क्षतिपूर्ति के लिए किया है। कोविड महामारी के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अंतरिम पेंशन मिलेगी। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण इस अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कुछ कर्मचारियों को पीपीओ जारी नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि पेंशन जारी होने में हो रही देरी को टालने के लिए संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है और कर्मचारियों को अंतरिम पेंशन देने का फैसला किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन भेंट किए।
इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में कोविड महामारी के बावजूद भी कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने दोनों देशों के आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित संबंधों की भी चर्चा की। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार और संपर्क में रेल की जरूरत पर जोर दिया। भारत बांग्लादेश में रेलवे से संबंधित अनेक परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर वे अयोध्या में विकास कार्यों का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 326 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और साथ ही 161 करोड़ रुपए के किए गए कार्यों का शुभारंभ करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत का समय करीब आ रहा है और इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने की तैयारी चल रही है। 500 से ज्यादा कलाकार इस समय अयोध्या में प्रवेश के हर मार्ग की दीवारों पर खूबसूरत चित्रकारी का काम कर रहे हैं। जिस मार्ग से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में प्रवेश करके रामलला तक जाएंगे, उस मार्ग को खास तौर पर सजाया जा रहा है। शहर में जगह जगह तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं और भवनों को सजाया जा रहा है। रास्तों के दोनों तरफ और मध्य में रामायण कालीन प्रसंगों पर आधारित चित्रण को भी अंकित किया जा रहा है। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने आकाशवाणी को बताया, जैसे त्रेता में भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर जो उल्लास था, जो तैयारी थी, उसी प्रकार की तैयारी 5 अगस्त को रहने वाली है। पूरे अयोध्या को, पूरे घर घर को सबसे अपील भी की गई है, पूरी साफ सफाई रखी जाएगी। जैसे भगवान आते हैं तो रंगोली बनाई जाती है, चौका पूरा जाता है, घर की धुलाई होती है, दीप जलते हैं, उसी प्रकार से ये सारी योजनाएं चल रही हैं। नगर निगम रंगाई कराएगा, पूरे अयोध्या में कलाकृतियों को उकेरा जाएगा, पूरे नगर में कीर्तन होगा, मंदिरों में कीर्तन चलेगा। भूमि पूजन के 2 दिन पहले से ही अयोध्या के भवनों पर केसरिया लहराएगा। अयोध्या में राजेंद्र सोनी के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन हैकाथॉन प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन सॉफ्टवेयर प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 3 अगस्त तक चलेगा। श्री निशंक ने बताया कि कोरोना संकट के कारण इस बार का ग्रैंड फिनाले ऑनलाइन और खासतौर से बनाए गए मंच पर आयोजित किया गया है। इसमें 37 केंद्रीय विभागों, 17 राज्य सरकारों और 20 उद्योगों से जुड़े 10,000 से अधिक विद्यार्थी 243 समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। आज विश्व बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड का लोकार्पण करेंगे। इस पुस्तक में कैमरे के माध्यम से वन्य जीवों के सर्वेक्षण के मामले में भारत के प्रयासों की सराहना की गई है। अब दुनिया के लगभग 70% बाघ भारत में हैं। आज के इस आयोजन में देश भर से लगभग 500 लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की वेबसाइट और आउटरीच पत्रिका का शुभारंभ कर सकते हैं। बाघ संरक्षण से जुड़े देशों के प्रमुखों ने वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था। इस सिलसिले में वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये भी तय किया गया था कि बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसे लेकर कल अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने कहा कि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर सकता है, सड़कों पर यातायात में रुकावटें आएंगी। इसके अलावा जल और बिजली आपूर्ति पर भी असर हो सकता है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र के अध्यक्ष कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस समय मानसून का रुख हिमालय के तटीय क्षेत्रों के आसपास रहा है। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों के आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। चेन्नई में तापमान 26 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बादल छाए रहने और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। कोलकाता में बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस
रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। श्रीनगर में तापमान 19 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लद्दाख के लेह में भी आसमान साफ रहने लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल घिर जाने का अनुमान है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में भी बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। गुवाहाटी में भी बादल छाए रहने और सामान्य वर्षा का अनुमान है। चंडीगढ़ में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा होगी। अहमदाबाद में भी बादल घिरे रहने और हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। पटना में तापमान 28 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। असम में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और प्रभावित जिलों की संख्या 25 से घटकर 22 रह गई है। राज्य में 24 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए माजुली सहित ऊपरी असम जिलों के 4 दिन के दौरे पर हैं। उधर बिहार के 11 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पूर्वी चंपारण और दरभंगा में तटबंध टूटने से स्थिति और गंभीर हो गई है। पूर्वी चंपारण जिले में तेतरिया प्रखंड में प्रहलाद पुल के नजदीक गंडक नदी का तटबंध टूटने से नए इलाकों में पानी भर गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और निखिल, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या क्या खास सुर्खियां हैं। जी मुकेश, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशालाओं के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री के संबोधन को लगभग सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, जांच बढ़ाकर कोरोना काबू करने की तैयारी। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, रोजाना 10 लाख टेस्ट जल्द। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, भारत संभली हुई स्थिति में। नव भारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री बोले, एक एक भारतीय को बचाएंगे। दिल्ली में लग सकेगी रेहड़ी और रोजगार बाजार भी आएगा। जनसत्ता के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूछा, दिल्ली सरकार गलत रिपोर्ट देने वाले परीक्षण क्यों करा रही है। दैनिक जागरण लिखता है, वायुसेना के सरताज राफाल ने भरी उड़ान, भारत के लिए कल पहुंचेंगे अंबाला एयरबेस। हिन्दुस्तान ने इस खबर को सचित्र देते हुए लिखा है, वायुवीर लड़ाकू विमानों में 3 सिंगल सीटर और 2 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट शामिल। अमर उजाला के अनुसार, आकाश में हमारी ताकत बढ़ाने के लिए पहली खेप में फ्रांस से रवाना हुए 5 राफाल। पंजाब केसरी का शीर्षक है, दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए आ रहे हैं राफाल। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होगी। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, चाइनीज ऐप्स का गेम ओवर, 47 और ऐप बैन। पबजी सहित 275 रडार पर। पत्र ने चीन को झटका देते हुए लिखा है, रूस नहीं देगा S-400। राजस्थान में सियासी गहमागहमी पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राज्यपाल ने गहलोत सरकार की अर्जी दूसरी बार लौटाई। सत्र की शर्त 21 दिन का नोटिस दें। जनसत्ता का शीर्षक है, सत्र के लिए राज्यपाल की सशर्त सहमति। नव भारत टाइम्स के अनुसार राज्यपाल ने सरकार से विश्वास प्रस्ताव और कोरोना संक्रमण से बचने के सवाल भी पूछे। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, महामहिम की शर्त में उलझा सत्र। दैनिक भास्कर ने उज्जैन के 58 निजी डॉक्टर्स का जज्बा और जुनून देते हुए लिखा है, 83 दिनों से कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे, मरीजों को भटकते देखा तो खुद के खर्च पर इलाज करने लगे। अब तक 400 लोगों की सैंपलिंग भी करवा चुके हैं। भारत नेपाल सीमा विवाद पर हिन्दुस्तान लिखता है, नो मैन्स लैंड पर पौधारोपण की तैयारी। पत्र के अनुसार, नेपाल के पूर्व उप वित्त मंत्री उदय शमशेर राणा बोले, नेपाल में भारत विरोध राजनीतिक फायदे के लिए। नव भारत टाइम्स ने दिया है, आम्रपाली के खरीदारों के लिए राहत, घर जल्द। पत्र के अनुसार, अगले महीने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आम्रपाली की 5 परियोजनाओं का काम शुरू होने की उम्मीद। दैनिक भास्कर के अनुसार, देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित फेरी को गुस्ताव ट्रूव अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, 46 लाख रुपए की बचत की। पत्र के अनुसार, इस फेरी सेवा को 2017 में केरल में कोट्टायम जिले से अल्पुझा के बीच शुरू किया गया था। वहीं जनसत्ता की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत की। मोबाइल ऐप से 200 शहरों का पता चलेगा मिजाज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आने वाले सप्ताह में कोविड जांच क्षमता 10 लाख प्रतिदिन करने के प्रयास जारी। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में नई स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करने और वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ाया। वस्तु और सेवा कर गुप्तचर महानिदेशालय ने 600 करोड़ रुपए की अधिक की कर चोरी मामले में 3 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज बाघों की गणना पर भारत के प्रयासों के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का लोकार्पण करेंगे और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 29 और 30 जुलाई को मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।